प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के साइंस बुक की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। और ये हमारा क्लास 8 का पाठ्य पुस्तक है और इसका चैप्टर 1 है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना कैसे होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता। इसकी जांच करने के लिए पुआल्स, माचिस की तिल्लियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य और नहीं जले तो इसे अदाह्य कहते हैं। पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता? आइए पता करें। हैंड लेस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए उसमें ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती? क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है, उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा? वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा, वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में हम बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ सकता है। इसे दावानल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। जलने के लिए और क्या चाहिए? हमने जाना कि जलने की आवश्यक शर्त क्या है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करें। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए, आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। केरोसिन स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल वलयाकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है। चुन्नी खोल के। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। इसे उपरोक्त उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है:
ज्वलन का पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, हवा की ज़रूरत। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इससे क्या क्या कारण हो सकता है? इसके दो कारण हैं कि ठंड में वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापमान ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली का गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। माचिस की कहानी। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़ों पर सफ़ेद फॉस्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। ऐसा करने पर कागज ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फॉस्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है। इस कारण से वह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है पर अपने आप नहीं जलती, इसलिए खतरनाक भी नहीं होती। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुड्सन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। अब मोमबत्ती के इतिहास को देख लेते हैं। एक छोटी सी मोमबत्ती के सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाया था इसको। ठीक है। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने से बहुत सी जानकारी छुपी होती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे तथा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है मोम एक ईंधन है यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है और इसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बन जाता है और यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। इसने यह प्रमाणित भी किया और आप भी कर सकते हैं। 50 मिलीलीटर का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ़ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे नीचे निकलती है और उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो उसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मौजूद दर्शाता है। क्या हुआ अवलोकन? क्या हम यह कह सकते हैं कि मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इसको पुष्टि करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आग गर्म क्यों होती है? हमने पाया
कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी स्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। आपने घर, खेत, खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा है या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है। झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। आग पर नियंत्रण कैसे करें? क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतया वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलन पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। दाह्य पदार्थ को हटा देना, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र, जिसे अग्निशामक कहा जाता है, के बारे में जानें। ये दो तरह के होते हैं। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहां बिजली से आग लगी हो वहां पानी का उपयोग नहीं किया जाए। जहां तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए। जहां तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा। पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे। ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों है? क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशामक सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर 101 या 0612 ये है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशामक सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक के अग्निशामक सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए। अग्निकांड क्यों? कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं, या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधों के आपसी रगड़ने से। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। आइए अब इसे क्रमवार समझें। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है। यह सबसे गर्म होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है, जहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। ये गर्म होकर वाष्पित हो जाता है और चमकने लगता है। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। यह नंबर 3, यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती है।
इन गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक ओर तो धुआं से जनजीवन परेशान है, वहीं वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही है। ईंधन, विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं, जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जहाँ तक संभव हो, हमें धुआं रहित चूल्हे, आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया है। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। जीवाश्म ईंधन को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल, FOSSIL फॉसिल फ्यूल। अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर। दहन, कंब्यूशन मीन्स दहन और अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंब्यूशन। दीप्त क्षेत्र, ल्यूमिनियस जोन, दीप्त क्षेत्र को ल्यूमिनियस जोन कहा जाता है। चूना पानी यानी कि लाइम वाटर, चूना पानी लाइम वाटर। पूर्ण दहन यानी कि कंप्लीट कंब्यूशन। नेक्स्ट है, हमने सीखा यहाँ पर दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके ज्वलन ताप तक पहुँचने की आवश्यकता है। वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।